गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण, तो आज हम देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये होता है पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, जो पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं। एक बार सरसरी तौर पर देख लेते हैं। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण कैसा होता है, इसको दो भाग में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में, तत्व यौगिक, तत्व को फिर से दो भाग, तीन भाग, धातु, अधातु, उपधातु, और जो यौगिक होता है उसको दो तरह से, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। उसी तरह जो मिश्रण है, मिश्रण को दो तरीके से बांटेंगे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही बोला जाता है विलयन, और विषमांगी जो मिश्रण होता है उसको फिर हम दो भाग में बांट देते हैं, कोलाइडा, निलंबन। तो आगे एक एक करके समझते जाते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, ये तो सबसे पहले हम ले लेते हैं शुद्ध पदार्थ को। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आते हैं, तत्व और यौगिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्व क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तत्व, या जिन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स। ये तत्व होते क्या है, तो तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु। ये तो हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, जिसमें एक जैसे एक ही समान परमाणु होता है, उसको हम बोलते हैं तत्व। जैसे उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो ये सारी चीजें इस तरह से, ये सब क्या होंगे, तत्व होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी आप ले सकते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सभी के सभी क्या होंगे, तत्व होंगे। ठीक है, उस तरह दूसरा हम ले लेते हैं यौगिक। इसको बोला जाता है कंपाउंड। तो यौगिक क्या होते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यौगिक जो होते हैं इसमें होंगे एक ही प्रकार के अणु। यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या ध्यान देना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और यौगिक क्या होंगे जो एक ही प्रकार के अणु होते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से यदि समझना है तो यह है कि जब एक प्रकार के एक समान परमाणु होंगे तो तत्व, लेकिन एक ही प्रकार के अणु यदि हुए तो वो हो जाएगा यौगिक। कैसे होगा उसको भी देखेंगे, या हम इसकी एक और परिभाषा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो ये यौगिक की दूसरी परिभाषा क्या हम ले सकते हैं कि जब एक से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उन्हें हम बोलेंगे यौगिक। तो ये दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं कि या तो उसमें एक ही प्रकार के अणु होने चाहिए, या फिर एक से अधिक परमाणु हैं और वो कैसे हैं, यदि निश्चित अनुपात में है तो भी वो क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। अब ये कैसे होता है देखिए। अब इन दोनों को सबसे पहले देखिए, इन दोनों को हम किस में रखते हैं, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में। यहाँ पे देख लीजिए, हमने इनको क्या माना, तत्व और यौगिक, दोनों को हमने क्या माना है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, दोनों को हमने माना शुद्ध पदार्थ। शुद्ध क्यों मानते हैं, क्योंकि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं, इसलिए इनको शुद्ध माना जाता है। जैसे कि मान लो हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, तो यहां मैं बना लेता हूं। जैसे मान लो हम लेते हैं एक तत्व। ठीक है, जैसे मान लो हम ले लेते हैं सोना लेते हैं, तो जो सोना होता है उसमें क्या होंगे, सिर्फ सोने के परमाणु उपस्थित होंगे, उसमें और कोई दूसरा परमाणु उपस्थित नहीं होगा। ठीक है,
उसी तरह जैसे मान लो हम ले लेते हैं जल, पानी, H2O, तो H2O में क्या होगा, अब H2O जल कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला है तो बना है आपका जल। अब यहाँ पे देखिए, अब भैया इसमें तो दो अलग अलग परमाणु हैं, इसमें दो अलग अलग परमाणु हैं, तब कैसे करें, तो इसमें देखिए दो अलग अलग परमाणु तो है, लेकिन क्या है वो किसमें है, निश्चित अनुपात में है। ठीक है, तो जब एक से अधिक परमाणु होंगे तो उनको क्या होना है, निश्चित अनुपात। तो निश्चित अनुपात में जब होंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका यौगिक। और देखिए, तो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लिया, पानी बना लिया। अब मान लो हम ले लेते हैं एक बीकर और इस बीकर में क्या भरा है, पानी, इस बीकर में भरा है पानी। अब पानी का अणु क्या होता है, H2O, तो हम ये कह सकते हैं ये जो पानी है उसमें सिर्फ H2O के ही अणु हैं। कह सकते हैं कि ये जो पानी बीकर है, जो पानी से भरा हुआ है, इस पानी में सिर्फ और सिर्फ H2O के अणु हैं। मतलब क्या हुआ, एक ही प्रकार के अणु उसमें उपस्थित है, इसलिए भी इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक। ठीक है, तो ये होता है तत्व और यौगिक। तत्व को हम क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, कौन कौन सा, धातु, अधातु और उपधातु। तत्वों की जो संख्या कितनी है, टोटल 118 तत्व है अभी तक वर्तमान में ज्ञात। अब ये जो तत्व होते हैं इनको हम बांट देते हैं तीन भागों में, कौन कौन सा, पहला होता है आपका धातु, दूसरा अधातु और तीसरा होता है आपका उपधातु। ये तीन भागों में इसको हमने बांट दिया। जो हमारा तत्व है, इस तत्व को हमने क्या किया, धातु, अधातु और उपधातु, ये तीन भाग में बढ़ जाता है। अब धातु क्या होता है, तो धातु होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में धन आयन बनाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, धन आयन बनाएगा वो धातु। अधातु क्या करते हैं, अधातु होते हैं ऋण आयन बनाते हैं, ये ऋण आयन बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जो धातु होते हैं वो होते हैं सुचालक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, उसमें से एक जो कार्बन होता है, कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट, उस ग्रेफाइट को छोड़ दें तो बाकी सब के सब जो अधातु होते हैं वो होते हैं कुचालक। उसके अलावा ये आघात वर्ग होते हैं, आघात वर्ग। आघात वर्ग मतलब होता है कि यदि किसी धातु को हम ले लें और उसको हथौड़े से पीटे, हथौड़े से कितना भी पीटे वो टूटकर बिखरता नहीं, वो टूट के बिखरेगा नहीं। वहीं में आप ले लो एक पत्थर, एक पत्थर को आप हथौड़े से पीटोगे तो क्या होगा, टूट टूट के बिखर जाएगा। एक ईंट ले लो, एग्जांपल बता रहा हूँ, एक ईंट ले लो, ईंट को यदि हथौड़े से पीटोगे तो वो ईंट भी टूट के बिखर जाएगा। लेकिन यदि आप किसी धातु को लेते हो और उस धातु को आप जितना मर्जी पीट लो, ठीक है, वो चपट जाएगा, वो मुड़ जाएगा, ठीक है, वो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन टूट कर बिखरेगा नहीं। उसी गुण को बोला जाता है आघात वर्ग, मतलब उनमें आघात सहने की, चोट सहने की क्षमता होती है। ठीक है, जबकि अधातु जो होते हैं वो होते हैं भंगुर। भंगुर मतलब यदि इसको हम हथौड़े से पीटे तो ये टूटकर बिखर जाता है। जैसे अभी मैंने बोला ना, ईंट को आप हथौड़े से पीटो तो क्या होगा, टूट के बिखर जाएगा, तो उसको बोलते हैं भंगुर। तो आपके जो अधातु होते हैं वो कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। इसमें इसके अलावा इनमें क्या होती है, तन्यता, चमक और प्रतिध्वनि होती है। ये जबकि इनमें क्या होगा, इनमें तन्यता, चमक या प्रतिध्वनि ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये होते हैं अधातु। उसके अलावा जो धातु होता है
उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका जो गलनांक होता है वो होता है उच्च गलनांक वाले होते हैं। इनको जब हमको ठोस से द्रव में बदलना होता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तब जो है वो ठोस से द्रव में बदलता है। इसी को बोलते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जबकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो निम्न होता है, मतलब बहुत कम ताप पर इनकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इनको ठोस से द्रव में चेंज किया जा सकता है। अब उसके बाद एक हमारा लास्ट क्या बच गया, अच्छा इसमें उदाहरण ले लीजिए, जिसमें आप उदाहरण, ठीक है, धातु में क्या क्या आएंगे, तो धातु में मैं संकेत लिख देता हूँ। धातु में आपका आएगा आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, सोना, चांदी, तांबा, ये सारे के सारे जो है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो है, ये सब के सब क्या है आपके धातु। उसी तरह उपधातु में आप एग्जांपल ले लीजिए। उपधातु में क्या आएंगे, उपधातु में जितनी भी गैसें हैं वो सारी की सारी उपधातु है। ठीक है, या जैसे आप उसके अलावा आप सल्फर ले लो, कार्बन ले लो, ठीक है, आप क्लोरीन, ब्रोमीन आप ले लो, कोई भी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक, ये सारी जो चीजें होती हैं वो होती हैं आपकी अधातु। और एक हमारा बच रहा है वो होता है उपधातु। उपधातु मतलब जिसमें दोनों के समान गुण उपस्थित हों, दोनों के समान गुण जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं उपधातु। उपधातु जैसे उदाहरण में हम ले लें, तो उदाहरण में आप ले लें बोरान। बोरान जो होता है उसमें धातु के समान भी गुण होंगे, अधातु के समान भी गुण होंगे, इसलिए क्या होगा, बोरान उपधातु। उसी तरह आप ले लो सिलिकॉन, आप ले लो आर्सेनिक, तो ये जो होते हैं ये सारे के सारे होते हैं उपधातु। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों के समान ही गुण उपस्थित होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं यौगिक। जैसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड, कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हम अभी कुछ समय पहले देख लिए हैं कि यौगिक क्या होता है, जो एक से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें एक समान या एक ही प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं, उनको हम बोलते हैं यौगिक। अब इस यौगिक को भी हम क्या करते हैं, दो तरीके से बांटते हैं। एक होता है आपका अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा होगा कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, ये दो तरीके से। अब इनके नाम से जैसे पता चलता है कि अकार्बनिक यौगिक, जैसे अभी हमने पढ़ा हमारे पास कितने तत्व हैं, 118 तत्व। अब ये जो 118 तत्व है इनमें से एक तत्व है कार्बन। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है उनको बोलते हैं कार्बनिक, और जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता वो क्या होगा, अकार्बनिक। मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें क्या होगा, कार्बन अनुपस्थित होता है और इसमें कार्बन उपस्थित होता है। ये तो यहां से हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु अनुपस्थित हो उसको हम बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक, और ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब इनका जैसे इसका हम उदाहरण ले लें, इसका हम उदाहरण के ऊपर लिख देता हूं। जैसे इसका उदाहरण है तो हम ले लेते हैं, मान लो HCl। HCl एक यौगिक है। अब इसमें जैसे आप देख रहे हैं इसमें कार्बन है नहीं, तो ये क्या होगा, अकार्बनिक होगा। उसी तरह हम मान लो ले लेते हैं H2SO4, ये भी एक यौगिक है।
इसमें भी कार्बन नहीं है तो ये क्या होगा, अकार्बनिक होगा। उसी तरह से हम ले लेते हैं मान लो HNO3, इसमें भी कार्बन नहीं है तो क्या होगा, ये अकार्बनिक होगा। और आप ले लो H2O, ये भी क्या होगा, अकार्बनिक होगा। और आप ले लो NaOH, ये भी क्या होगा आपका, अकार्बनिक होगा, क्योंकि इनमें किसी में भी कार्बन नहीं है। उसी तरह से कार्बनिक यौगिक के एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं CH4 मेथेन, ये आपका कार्बनिक यौगिक है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। इसी तरह से हम ले लेते हैं मान लो CH3OH, अल्कोहल है, इसमें भी कार्बन उपस्थित है, तो ये भी क्या होगा, आपका कार्बनिक यौगिक होगा। इसके अलावा हम ले लेते हैं आपका CH3CN, इसमें भी कार्बन है, ये भी क्या होगा, आपका कार्बनिक यौगिक। C6H6 बेंजीन, इसमें भी कार्बन है, ये भी आपका कार्बनिक यौगिक ही होगा। अभी हमने क्या देखा कि जिसमें कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक। लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे मान लो CO2 या CO या CO3, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो, उसमें कार्बन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी कार्बन दिख रहा है। ये होता है आपका कार्बोनेट, इसमें भी आपको कार्बन दिख रहा है, ठीक है, ये कार्बन है। लेकिन देखिए इसमें कार्बन है, उसके बावजूद भी ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि भाई जिसमें कार्बन होगा वो क्या होगा, कार्बनिक यौगिक। अब इसमें कार्बन है फिर भी ये कार्बनिक यौगिक क्यों नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी हमने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन होता है। क्या होगा कि जिसमें कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक। अभी हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है उसको थोड़ा सा समझिए कि पहला शर्त कार्बनिक यौगिक, इसको लेते हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक के लिए पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन, पहली बात, ठीक है। तो जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक। लेकिन उसके लिए और कुछ शर्तें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो कार्बन होता है वो किस रूप में होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में होना चाहिए, ठीक है। उसमें कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, तब वो हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। या ये नहीं है तो फिर उसमें होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, और ये भी नहीं है तब उसमें होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। मतलब क्या कि कार्बन तो होना ही होना है, लेकिन वो किस रूप में होना है, या तो इसके जैसा हो, या इसके जैसा हो, या फिर इसके जैसा हो। इनमें से किसी एक के जैसा होना चाहिए, तब वो हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, ठीक है। सिर्फ कार्बन होने से कार्बनिक यौगिक नहीं मानेंगे। कार्बन तो जरूरी है, कार्बन तो अनिवार्य है, लेकिन वो कार्बन कैसा होना चाहिए, इन तीनों में से किसी एक रूप में होना चाहिए। मतलब उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, तब हो जाएगा वो कार्बनिक यौगिक। अब यहाँ पे हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड में यदि हम इसकी संरचना देखें तो कैसा होता है, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। अब ये कार्बन किस रूप में उपस्थित है, यहाँ पे इसमें से कुछ है क्या, नहीं। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। कार्बन है लेकिन किसके साथ बंधा हुआ है, ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, इनमें से कुछ नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि ये कार्बन होते हुए भी अकार्बनिक यौगिक। क्या होंगे ये होंगे आपके अकार्बनिक यौगिक। उसी तरह आप कार्बन मोनोऑक्साइड में देख लो, यहाँ पर भी क्या होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बोनेट में भी आप देखो, कार्बोनेट में भी क्या होता है, सेम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, कार्बन होते हुए इसीलिए भी ये अकार्बनिक है। कार्बनिक कब होंगे, जब वो इन शर्तों को पूरा करेंगे, तब होंगे कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रण।
मिश्रण। अब देखिए मिश्रण क्या होता है, तो यहाँ पे हमने देखिए सबसे पहले देखो हमने कैसे बांटा था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ क्या था, जिसमें एक जैसे अणु थे या जिसमें एक जैसे परमाणु थे, उनको हमने क्या माना, शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण क्या होगा या मिक्सचर जिसको बोलते हैं, मिक्सचर क्या होता है, ये मिक्सचर क्या होता है, जिसमें एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक परमाणु या अणु, कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु या अणु अनिश्चित अनुपात में होते हैं। ये ठीक है। तो मिश्रण क्या होगा, देखते हैं। मिश्रण जब एक से अधिक परमाणु या अणु, दोनों हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, तो जब एक से अधिक परमाणु या अणु अनिश्चित अनुपात में, मतलब किसी भी अनुपात में यदि है तो उसको हम बोलेंगे मिश्रण। ठीक है, ये होते हैं मिश्रण। और मिश्रण को भी क्या करते हैं, हम दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है समांगी, समांगी, और दूसरा होगा विषमांगी। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। ठीक है, उदाहरण में इसका ले सकते हैं कुछ भी, जैसे हमारा वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, मिट्टी क्या है, मिश्रण है। ठीक, इस तरह से कुछ भी चीजें आप ले सकते हैं। वो सारी चीजें जो अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, मिश्रण कहलाएंगे। अब मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा, यहाँ आप देख सकते हैं मिश्रण को दो भाग, समांगी और विषमांगी। तो ये समांगी और विषमांगी क्या होता है, तो ये जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण को ही बोला जाता है विलयन। क्या बोलेंगे, विलयन। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जिसको हम, जिसमें जो कंटेंट मिले हुए हैं, जो पदार्थ उसमें मिलाया गया है, उनको हम जब अलग अलग नहीं देख पाते। ठीक, एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो हमने ले लिया पानी और नमक, पानी और नमक। तो अब इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं किसी भी अनुपात में, हमको कैसे मिलाना है, अनिश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात में नहीं मिलाना, अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में आप मिला दिए। मिलाने के बाद क्या किया, उसको घोल दिए। घोल देते हैं, तो घोलने के बाद क्या हम उस पदार्थ में से पानी और नमक को अलग अलग देख सकते हैं, नहीं। ठीक है, पानी और नमक को हम अलग अलग नहीं देख सकते। तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। मतलब जिसमें हम घटक जो पदार्थ होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनको जब हम अलग अलग नहीं देख पाते तो उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, या फिर उसको बोलते हैं विलयन। ठीक है, अब ये जो विलयन होता है, ये भी हम जानते हैं कि जो विलयन होता है, विलयन ये दो घटकों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा, उसमें एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। ये ठीक है, विलयन जो होता है दो भागों से मिलकर बनेगा, विलायक और विलेय। और इसको सरल तरीके से यदि हमको समझना है तो हम ये ले सकते हैं कि जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, हमारा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम बोलते हैं विलेय। ठीक, सामान्य तरीके से समझने के लिए तो ये होता है। तो समांगी मिश्रण क्या हुआ, जिसमें हम घटक पदार्थों को, ठीक है, हम अलग अलग नहीं देख पाते, उनको बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक, समांगी मिश्रण को भी बोला जाता है विलयन। विलयन दो भागों से मिलकर के बनता है, विलायक और विलेय। विलायक वे पदार्थ होते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, और विलेय वो पदार्थ होते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, यदि हम इस विलेय के आधार पर देखें, ठीक है, इस विलेय के आधार पर यदि हम समझें तो क्या होगा, समांगी मिश्रण क्या होंगे उसको आप थोड़ा देखें। तो समांगी पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके विलेय कण का व्यास, विलेय कण का व्यास ये होता है 1 नैनोमीटर
से कम। ठीक, समांगी मिश्रण या विलयन क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जिनके विलय कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है उसको हम बोलते हैं विलयन या फिर समांगी मिश्रण। अब विषमांगी जो मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण को हम 2 भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? पहला है कोलाइट और दूसरा होता है निलंबन। ये अब कोलाइट और निलंबन क्या होते हैं? तो इनको हम यदि सामान्य तरीके से समझें तो कोलाइट्स क्या होते हैं कि जिनके विलय कण, ठीक है, हमको किसके आधार पे लेना है? विलय कण के आधार पे समझेंगे। तो जिनके विलय कण का व्यास जो है 1 से 100 एनएम के बीच में हो, के बीच में या के मध्य में हो, तो वो कहलाते हैं कोलाइट। और ऐसे पदार्थ जिनके विलय कण का व्यास 100 एनएम से अधिक हो तो उसको हम बोलते हैं निलंबन। क्लियर? देखिए फिर से देख लीजिए कि समांगी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा मिश्रण या मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब एक से अधिक प्रकार के अणु या परमाणु किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण 2 तरीके का, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, यदि विलय कण के आधार पर हम उनको समझे, पहले एक बार पुराना परिभाषा देख लेते हैं। समांगी मिश्रण क्या होगा? जिसमें हम घटक कणों को अलग अलग नहीं देख सकते, समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जिसमें हम घटकों को अलग अलग देख सकते हैं, जो जो हमने उसमें कंटेंट मिलाया है उनको हम अलग अलग देख सकते हैं, तो क्या होगा? वो विषमांगी। यदि हम विलय कण के आधार पर यदि इसको समझे, ठीक है, जो विलय कण उसमें उपस्थित है उन कणों के आधार पर समझे, तो समांगी विलयन क्या होगा? तो ऐसा मिश्रण जिसके विलय कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम हो, 1 नैनोमीटर से यदि कम है तो वो समांगी मिश्रण या विलयन कहलाएगा। और 1 नैनोमीटर से अधिक हो तब क्या होगा? वो विषमांगी। और 1 नैनोमीटर से यदि अधिक होता है तो हम वहां पे कंटेंट को अलग अलग देख पाते हैं। तो विषमांगी कब होगा? जब 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो। अब विषमांगी को 2 भाग में बांट देते हैं, कोलाइट और निलंबन। कोलाइट क्या होता है? तो जब विलय कणों का व्यास जो है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में हो, 1 से 100 के मध्य में हो, तो वो कहलाते हैं कोलाइट। ठीक है, और कोलाइट जैसा आप जान रहे हैं, कोलाइट को सिंपल तरीके से यदि हम समझें तो कोलाइट मतलब होता है ग्लू जैसा, मतलब गोंद के जैसा, वो होता है कोलाइट। और दूसरा होता है निलंबन। निलंबन क्या होते हैं? जिसके विलय कणों का व्यास 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, उसको हम बोलते हैं निलंबन। तो ये होता है पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।